जो कि थोड़े आप, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप, मैं जैसे आपको आसाम का ही एग्जांपल दिया था, तो पिछले 2019 के अंदर 35% और 36%, 1% का लगभग वोट डिफरेंस था। हाँ। और इस बार INDIA इकट्ठा लड़ रहा है। वोट पोलराइजेशन की अगर आप बात करेंगे तो उससे विपक्षी पक्ष भी होगा। तो मेरे ख्याल से 49% जो आपने दिखाया है ये एक एग्जेजरेशन है मेरे हिसाब से। आई थिंक वी नीड टू बी मोर रियलिस्टिक एंड कट आउट। कर्नाटका के अंदर अगर आप देखते हैं तो कर्नाटका के अंदर अगेन लास्ट टाइम वाला ही 1-2 सीट ऊपर नीचे करके आप उसको कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। दक्षिण भारत अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। 2019 के बाद बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिविजिव रहा है, जिससे बहुत से राज्य और बहुत से वोट बैंक खिसके हैं। बीजेपी आज एक नर्वस स्थिति के अंदर है, वरना बिहार के अंदर और कल हरियाणा के अंदर जो उठापटक करी है, जिस तरीके से INDIA के घटक दलों को तोड़ा जा रहा है। नजर आ रहा है माने कृष्णक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, BRS के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। माने जी, पहला सवाल तो आपसे तेलंगाना को लेकर इसलिए है क्योंकि वहां पर बीजेपी बड़े तौर पर एंटर करते हुए नजर आ रही है, लेकिन मुकाबला ऐसा है कि बिल्कुल पीछे पीछे इंडिया अलायंस है, सबसे आगे NDA दिख रहा है और आपकी पार्टी कहीं तीसरे नंबर पर आकर खड़ी है आंकड़ों के लिहाज से। रूबिका जी, भाजपा को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आप देख रहे हैं कि BRS के पूर्व सांसद को, पूर्व विधायक को अगवा करते हुए लेके जा रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों को लेके जा रहे हैं। उसका मतलब ही दिख रहा है कि भाजपा के पास उम्मीदवार नहीं है। अब तक उन्होंने जो लिस्ट दिया है ना, उसमें 70% के जो नेता है, जो उनके उम्मीदवार है, वो हमारे KCR के दल के लोग हैं, वो हमारे पूर्व विधायक थे जी। अरे 1 तारीख को उनको पार्टी में लिया और 2 तारीख को उनको टिकट दे दिया, 24 घंटों के बीच। तो इससे मालूम पड़ रहा है कि भाजपा के पास नेता ही नहीं है। तो काहे का बल, काहे का प्रदर्शन जी। जब नेता ही नहीं है तो कहां से वोट आएंगे उनको जी। तो आत्मविश्वास कुछ भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, बेचारे नेता भी नहीं बना सके। मैं जरा इनकी पार्टी की बात कर लेता हूं। माने जरा मेरे सवाल का जवाब दीजिए आप। पहले तो ये कि कांग्रेस से छिटक कर KCR ने अलग पार्टी बनाई थी, अलग पार्टी फॉर्म की थी, तो क्या फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? और बड़ा सवाल यह भी कि KCR क्या लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। KCR जी हमारे यहाँ के विपक्ष नेता है। असेंबली में हम सरकार में थे, आज हमारे ऑपोजिशन के नेता है और हम आने वाले दिन KCR जी के नेतृत्व में काम करके फिर से यहाँ पे राज्य में सरकार में आएंगे। रही बात गठबंधन की, ये दोनों पार्टी के खिलाफ हम हैं। दोनों जो नेशनल पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी या ये जो INDIA अलायंस जिनका है, माने ये राजनीति है ना, इसमें तो कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं तो हमेशा बनी रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब से पार्टी बने थे ना, हमने देखा है तेलंगाना राज्य आने के बाद 14 से हम अकेले लड़े, अकेले 2 बार हमने सरकार फॉर्म की है। अब तीसरी बार, खैर एक बार तो हार देखा है हमने, लोकतंत्र में होता है, हार जीत होती है, पर फिर भी अकेले लड़ेंगे। इस ओपिनियन पोल से कोई इत्तेफाक नहीं रखता है तो फिर मैं कहती हूँ आप अपना ओपिनियन पोल दे दीजिए हमको। मैं सतीश जी यहाँ पर केवल ओपिनियन देते हैं, लेकिन मैं चूंकि आप राजनीतिज्ञ हैं, मैं आपसे बाकायदा नंबर भी ले लेती हूँ। हम यहाँ पर आपको तेलंगाना में इस वक्त दे रहे हैं 2 सीटें, मतलब हमारा जो सर्वे हुआ है। आप कितनी सीटें दे रहे हैं? आप कह रहे हैं इनके पास लड़ने वाला उम्मीदवार नहीं है, आप कह रहे हो अगवा करके टिकट दे रहे हैं। तो वही आदमी जिसकी पॉपुलैरिटी है वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहा है और इनफैक्ट वहां नंबर बता रहा है 8 सीटें मिल रही है, आपको 2 सीटें। यू टेल मी हाउ मेनी सीट, 17 में से कितनी सीटें आपको? रूबिका जी, आंकड़े तो तेलंगाना के लोग बता देंगे। हम देखिए, अभी हाल ही में हमारा राष्ट्र चुनाव हुआ, स्ट्रांग है हम, 39 सीट्स हमने जीता है, असेंबली में विधायक है हमारे। तो बिल्कुल देखिए, सिर्फ 2 नहीं, 2 तो शुरुआत है। अरे 2 से भारतीय जनता पार्टी तो सरकार देश भर में आ गई, तो 2 काफी एक बढ़ने के लिए है, माने तो आगे बढ़ेंगे। आप नर्वस दिख रहे हैं। अरे नहीं, आप नर्वस दिख रहे हैं। आप डोंट बी, आप आंकड़ा बताइए ना भाई। अभी यही चीज मैं प्रेम शुक्ला जी से पूछती तो हो सकता है 17 में से वो कहते हैं मैं 70 ले आऊंगा। देखिए रूबिका जी, हम पूरे जो 17 उम्मीदवार है, पूरे 17 में कैंडिडेट खड़ा रहे। अगर एक ले रहे, एक कांग्रेस ले रहा है, एक बीजेपी ले रहा है, हमारा एक सांसद अगर कांग्रेस उड़ा रहा है, एक सांसद बीजेपी ले रहा है, फिर भी हमारे पास 2 नेता है जी रेडीमेड। तो KCR जी नेता बना रहे हैं। माने जरा मेरी क्यूरियोसिटी है, जरा उसका भी जवाब दे दीजिए। जो बेटे हैं, क्या उनको बागडोर सौंप सकते हैं? इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। और बेटी जो है, क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी?
देखिए वो तो अभी ऑलरेडी निजामाबाद के जो उम्मीदवार हैं हमने अनाउंस भी कर दिया। हमने हमारे सीनियर नेता जो बीसी नेता है बाजी रेड्डी गोवर्धन जी को ऑलरेडी हमने उम्मीदवार अनाउंस कर दिया, जिसका मतलब है कविता जी निजामाबाद से नहीं खड़ रही है। और रही माने जी, बेटे को बागडोर सौंपने की एक बार बात, बेटे वाली बात बता दीजिए। देखिए बेटे से पहले वो हमारे तेलंगाना के नेता है, वर्किंग प्रेसिडेंट है हमारे पार्टी के, तो हर कार्यकर्ता जिस तरह से काम करेंगे केटीआर जी भी काम करेंगे। ओके माने जी, केसीआर जी वन भी एक्टिव इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन, केसीआर मुझे याद है पटना तक गए थे गठबंधन के लिए। आज आप ये कह रहे हैं कि हम तो इन दोनों के चक्कर में नहीं आएंगे, हम तो अलग चुनाव लड़ेंगे। ऐसा कौन सा मोह भंग हो गया? पटना तक जाकर साहब वापस आते और कहते हैं अब मैं ना लड़ा इनके साथ। जब पटना की जो सरकार थी वही खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई, जब ममता दीदी खुद आईएनडी अलायंस से दूर गई, जब बहुत पार्टीज जो कांग्रेस के साथ नहीं आ रहे, तो हम बोल रहे हैं कि देखेंगे आने वाले दिन कितने आंकड़े आएंगे। अरे यहाँ पे हमारे रेवंत रेड्डी जी खुद बोल रहे हैं कि मोदी जी का सहकार चाहिए हमें। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? स्मार्ट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। चलिए तेलंगाना की हमने काफी बात कर ली है रूबिका, अब जरा उमेश जी को चर्चा में लाते हैं। उमेश जी देखिए, विवेक जो है आपसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, इस ओपिनियन पोल से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो कहते हैं रियलिस्टिक नहीं लगता, जरा समझाएं आप। तेलंगाना में बस मैं एक चीज पॉइंट आउट करूंगा, आप बड़े सीनियर हैं, पत्रकार हैं आप लोग, आप देखिए एनडीए इज गेटिंग अ लेसर वोट परसेंटेज एज पर योर ओपिनियन पोल राइट नाउ। 28% एनडीए का है, फिर भी सीटों का एक एग्जेजरेशन हमें देखने को मिल रहा है, जिसका विवेक उमेश जी है ना, उमेश जी जरा समझाइए। उमेश जी ये कैसे? देखिए तेलंगाना में त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कांग्रेस को अगर 34% वोट मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पे बहुत बड़े गैप से कांग्रेस जीत रही है, और हो सकता है कि एनडीए वो सीटें जो जीत रही है वो कम मार्जिन से जीत रही है। ऐसा होता है कि वोट शेयर ज़्यादा हो पर सीटें कम होती हैं, स्पेशली जब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो, मल्टी पॉइंट कंटेस्ट हो जाता है, तब वोट शेयर और सीट शेयर में कोई तालमेल नहीं रहता है। विवेक पर ऐसा आसाम में आपके हिसाब से नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूं कि आप 45% दिखा रहे हैं, उसमें 49% और 45% जो आपने दिखाया एनडीए का, अगर मैं कहूं कि हो सकता है वो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो 8 या 7 जगहों पर या बाकियों पे, एंड INDIE स्क्वायर, तो सेम लॉजिक वहां भी अप्लाई हो सकती है। फिर कैन आई से दैट? देखिए अगर 45% आप बोल रहे हैं तो कहीं हो सकता है कहीं 55% हो, कहीं 35%। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब पॉसिबिलिटी अगर वो यहाँ है तो जरूरी थोड़ी है कि असम में नहीं होगी, मतलब असम में भी होगी। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आपकी उम्मीदों वाला कबर्ड आप खोल के रखिए, उसमें मतलब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है, वो तो आप हमेशा। सतीश जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मनीष कुमार जेडीएस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि पिछली मर्तबा जब हमने आपके सामने कर्नाटक और बाकी राज्यों के आंकड़े बताए थे तब उनके पास नहीं जा पाए थे। मनीष जी, ये बीजेपी आपके लिए शुभ साबित हो रही है कि आप बीजेपी के लिए शुभ साबित हो रहे हैं? दोनों ही तरफ से है। ऐसा है कि इन्होंने अभी 7 सीट डिक्लेयर किए हैं कांग्रेस ने, और ये सातों के सातों हारेंगे। लास्ट टाइम उन्होंने रूरल बैंगलोर जीता था, लेकिन इस बार वहाँ से डॉक्टर मंजूनाथ लड़ रहे हैं, तो वो इनका इलाज कर देंगे। और दूसरी बात, जिस तरह के प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और अमित शाह जी का जो रणनीतिकार है, वो तो देखिए वो चीज़ों को यथार्थ में ग्राउंड पे उतारते हैं। अरे अपने दोनों लीडर्स भी तो याद कर लीजिए, और लास्ट टाइम की जी अपने दोनों लीडर्स भी याद कर लीजिए, मतलब प्रधानमंत्री और अमित शाह जी तो समझ में आता है। हाँ। जी नहीं, मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आप मुझे बोलने दीजिए तो मैं फिनिश करता हूँ पूरा। तो और वो तो एक स्टॉलवॉट हैं जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं श्री देवेगौड़ा साहब, वो तो एक बहुत बड़े स्टॉलवॉट हैं।